राहुल गांधी के विकास मॉडल का सच भी सामने आ गया। कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में आर्थिक हालत ऐसी हो गई कि लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हिमाचल को कंगाल बना दिया। एक तरफ कानून व्यवस्था नहीं संभल रही, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था कैसे नहीं संभल रही, देखिए आप। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कह दिया कि वो अगले 2 महीने की सैलरी नहीं लेंगे। और सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, हिमाचल प्रदेश के सभी मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव 2 महीने तक अपनी सैलरी और बाकी भत्ते नहीं लेंगे। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। सरकार को उम्मीद है कि 2 महीने में आर्थिक हालत सुधर जाएगी और अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने के बाद कर्मचारियों को उनका बकाया दिया जा सकेगा। यह हालत है हिमाचल की। सुनिए हिमाचल के सीएम ने एक बार क्या कहा। मंत्रिमंडल में चर्चा करने के बाद सभी मंत्रिमंडल वाले के सदस्यों ने ये तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। और यही अनुरोध मैंने जब अपने सीपीएस साथियों से कहा, उन्होंने कहा 2 महीने तक हम भी नहीं रहेंगे। महज ये छोटा सा अमाउंट है, लेकिन एक सिंबॉलिक अमाउंट है। और मैं अपने सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा, आपका डीए हमने देना है, आपका एरियन में हमने देना है। ये सब चीजें साथ साथ चलती है। यही बात नरेंद्र मोदी समझाते रहे कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करोगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। और अभी तो ओल्ड पेंशन स्कीम का इन पर बोझ आया नहीं है, तब हिमाचल का यह हाल है। दूसरी योजनाएं ऐसी ऐसी लागू करोगे जिसमें ये फ्री वो फ्री दे देंगे, कह दोगे, देश बर्बाद हो जाएगा। नरेंद्र मोदी बोलते रहे, लेकिन जो नहीं सुनते, नहीं समझते, उनका हाल क्या है आप देखते जाइए। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक हालत कितनी खराब है उसे आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। राज्य पर कुल कर्ज 94,992 करोड़ पहुंच गया और अगले 5 साल के अंदर राज्य को 70,718 करोड़ रुपए के लोन को लौटाना भी है, जिसमें से 44,000 करोड़ रुपए तो अकेले ब्याज का है। हिमाचल बीजेपी के नेता कर्ण नंदा ने जो आरटीआई डाली थी उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के आने के 10 महीने के अंदर राज्य ने 10,300 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। यह कर्ज दिसंबर 2022 से अक्टूबर 2023 के बीच लिया गया। हिमाचल प्रदेश की बिगड़ी हालत का एक और फैक्ट आपको बताता हूं। अब आप अगर आप देखेंगे हिमाचल की हालत क्या है, और ये आपको खबर इसलिए बता रहा हूं कि आप देखिए, जब बार बार कहा जाता है कि ये फ्री बी मत कीजिए, उसका कैसा असर दिखता है। जो बजट है, ये आपको हिमाचल का हाल बता रहा हूं। बजट, इसमें कुल खर्च कितना है हिमाचल का? वो हिमाचल का कुल खर्च बैठता है 58,444 करोड़ रुपए। ये इनका बजट का कुल खर्च है। इसमें सैलरी, पेंशन पर और ब्याज पर, सैलरी प्लस पेंशन प्लस ब्याज, इस पर जो खर्च है राज्य का बजट में से, 58,000 करोड़ के बजट में से 33,463 करोड़ रुपया सिर्फ सैलरी, पेंशन और बजट में जा रहा है। और कर्ज लौटाने पर जो खर्च है वो जा रहा है 5,479 करोड़ रुपया। अब आप बताइए, कर्ज, सैलरी सब मिला के 38-39 करोड़ रुपया तो इसी में चला जा रहा है, और बजट ही है 58,000 करोड़ का। कहां से चलेगा राज्य? कहां से बचेंगे पैसे? हिमाचल पर आर्थिक बोझ इतना बढ़ गया कि राज्य के विकास पर खर्च करने में भी कैंची चल रही है। 2024-25 के बजट में हिमाचल सरकार ने अलग अलग सेक्टर में कैसे कटौती की, सुनिए। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 5% बजट की कटौती हुई, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में 3%, सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन में 15% की कटौती हो गई, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी में 9% की कटौती हुई, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन में 13% का बजट घटा दिया, अर्बन डेवलपमेंट में 32% का बजट घटा दिया। यानी सरकार तो बन जाएगी, लेकिन देश कैसे बनेगा अगर सिर्फ सरकार बनाने पर फोकस है, यह आपको इस खबर से समझ में आता। और इसीलिए जो लोग नरेंद्र मोदी को ज्ञान देते हैं कि अर्थव्यवस्था नहीं समझ में आती, विदेश नीति समझ में नहीं आती, कानून व्यवस्था समझ में नहीं आती,
उनके खुद का मॉडल का हाल क्या है वो आपको दिख रहा है। अब पाठशाला की अगली क्लास, यूपी में उपचुनाव से पहले योगी का अखिलेश पर ट्रिपल अटैक, क्या याद दिला दिया ऐसा? लाल टोपी काले कारनामे, सीएम योगी ने अखिलेश की दुखती रग पर हाथ क्यों रखा? अब इसका चैप्टर। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से ठीक पहले भयंकर हलचल मची हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो इस वक्त ऐसे फायर मोड में है कि इंडी गठबंधन में खलबली मची। सीएम योगी ने तो हर तरह से एक तरह से ऐलान जंग किया हुआ है। योगी तो पहले से ही आक्रामक नेता रहे, लेकिन इस वक्त सीएम योगी और भी आक्रामक हो गए और इससे यूपी की पॉलिटिक्स का हाल यह है कि जो इंडी गठबंधन आए दिन बीजेपी में खटपट होने की खबरें उड़ाता था, उसके ही होश उड़े हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निशाने पर खास तौर पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो सीएम योगी ने उपचुनाव से ठीक पहले यूपी बीजेपी में नया जोश सा भर दिया है। हिंदुत्व के मुद्दे पर जहां सीएम बटेंगे तो कटेंगे जैसी हार्ड लाइन ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूपी की जनता को समाजवादी पार्टी के काले कारनामों की याद दिला रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने जो नैरेटिव सेट किया था संविधान बचाने का, आरक्षण बचाने का, अब उसका जिक्र अखिलेश और राहुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सीएम योगी ने पूरा नैरेटिव ही बदल दिया। आप देखिए सीएम योगी किस तरह से समाजवादी पार्टी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 मुद्दों के चक्कर में अखिलेश यादव को फंसाए हुए हैं। पहला है महिला सुरक्षा का मुद्दा, उस पर समाजवादी पार्टी को घेरा हुआ है। समाजवादी पार्टी के दौर में क्राइम रेट को मुद्दा बना रहे हैं, जातिगत जनगणना के मुद्दे से समाज को बांटने का आरोप लगा रहे हैं और इंडी गठबंधन के हाथ से नौकरियों का मुद्दा भी छीन लिया है। यानी योगी आदित्यनाथ बदली हुई स्ट्रैटेजी के साथ उपचुनाव में उतरे और इसका असर यूपी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मतदाताओं पर भी हो रहा है। सीएम योगी की बदली रणनीति का अहम हिस्सा है डायरेक्ट अखिलेश यादव पर हमला करना, और यह काम सीएम योगी बिना किसी लाग लपेट के कर रहे हैं। आज कानपुर में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की राजनीति को लेकर बहुत बड़ी बात कही। सुनिए सीएम योगी को, फिर आगे की बात बताता हूं। अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं, और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं, इस सीसा मऊ को सीसा मऊ ही बने रहने दीजिए। सीएम योगी लाल टोपी और काले कारनामे पर ही नहीं रुके। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के कारनामों के बारे में जनता को याद दिलाया। सीएम योगी आज कानपुर की सीसामऊ सीट पर प्रचार के लिए गए थे। यहीं से सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के 3 मॉडल का जिक्र जनता के सामने किया। सीएम योगी ने अयोध्या, लखनऊ और कन्नौज की घटनाओं का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर ट्रिपल अटैक किया। सुनिए एक बार। आपने भी इसके चरित्र को देखा है अयोध्या के अंदर, कैसे समाजवादी पार्टी का एक नेता वहां पर एक निषाद बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है और समाजवादी पार्टी के मुखिया बेशर्मी के साथ उस बेशरम के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसका समर्थन करते हुए दिखाया है। और तभी मैंने कहा था, जब इनके एक नेता ने सदन में कहा कि सद्भावना ट्रेन चलानी चाहिए, हमने कहा सद्भावना ट्रेन इनके लिए नहीं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन। इनका तीसरा मॉडल देखना है तो कन्नौज में देखिए, ये नवाब ब्रांड कांग्रेस इसी समाजवादी पार्टी की पहचान है। ये समाजवादी पार्टी की पहचान है, कैसे अनैतिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति और उस संपत्ति के माध्यम से कैसे बेटियों की इज्जत के साथ बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। ये योगी आदित्यनाथ के वही पुराने तेवर हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अपने विरोधियों पर डायरेक्ट हमला करना सीएम योगी का अंदाज रहा है और इसी अंदाज से सीएम योगी पर मुद्दों पर समाजवादी पार्टी को घेरा है। जो समाजवादी पार्टी की कमजोर कड़ी रही है उसे लोगों को याद दिला रहे हैं। महिला सुरक्षा, अपराध के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर अक्सर आरोप लगते रहे और सीएम योगी ने इसी दुखती रग पर हाथ रखा है। यूपी नहीं, कोलकाता रेप मर्डर कांड को लेकर भी सीएम योगी ने अखिलेश पर निशाना साधा है। सुनिए सीएम योगी को, फिर बताऊंगा योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के पीडीए की क्या काट निकाली। समाजवादी पार्टी के मुखिया को क्या बेटी की सुरक्षा
वक्तव्य देते हैं। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ जो कुछ घटना घटित हुई, पूरा देश स्तब्ध है, दुखित है, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है, लेकिन बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा उन दलितों का समर्थन किया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। वो विरोधियों को संभलने का मौका नहीं देना चाहते। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा जोर शोर से दिया था। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और इसी नारे से अखिलेश यादव को यूपी में कामयाबी भी मिली। अब उपचुनाव से पहले सीएम योगी ने पीडीए की काट निकाल दी। अखिलेश यादव जितना पीडीए का नारा लगाते हैं, सीएम योगी उतना ही हिंदुत्व और हिंदू एकता की बात करते हैं। सीएम योगी आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी समाज को बांट रही है। पीडीए के जवाब में सीएम योगी अयोध्या की याद दिलाते हैं। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता पर पिछड़े समाज की नाबालिग लड़की से रेप का आरोप। अयोध्या में पीड़ित और आरोपी दोनों ही पीडीए से आते हैं। सीएम योगी ने पीडीए को परिवार दंगा एसोसिएशन भी बता दिया। यानी अखिलेश यादव के पीडीए की काट सीएम योगी ने हिंदू एकता के रूप में निकाली है। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जिन्ना की आत्मा घुस गई। जिन्ना ने देश को बांटा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समाज को बांट रहे हैं। सुनिए। कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर, बहन और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है, और जिन्ना की आत्मा घुस करके फिर से जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था, और इसीलिए अंतिम समय में घुट घुट करके मरा था। ये लोग वही बात आज ये लोग कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, जाति विस्मरण कर रहे हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, कट्टरवादी ताकतों को, उनके दुस्साहस को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ तो योगी अपने बयानों से इंडी गठबंधन में आग लगाए हुए हैं, दूसरी तरफ वो पूरी प्लानिंग के साथ उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और इसी बीच जनता के काम भी खटाखट हो रहे हैं। सीएम योगी ने उपचुनाव की 10 सीटों को अपने साथ 5 नेताओं में बांट दिया, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री शामिल हैं। सीएम योगी ने अयोध्या की मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट की जिम्मेदारी संभाली है। इन दोनों सीटों के साथ सीएम योगी हर सीट पर जा रहे हैं। सीएम योगी लगातार उपचुनाव वाली सीटों का दौरा कर रहे हैं और जनता को सौगातें दे रहे हैं। युवाओं को नौकरी बांट रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। 17 अगस्त से लेकर आज तक सीएम योगी ने क्या क्या किया है, आप खुद देखिए। 17 अगस्त को कटेहरी, अंबेडकर नगर में 6,500 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे गए। 13,866 छात्रों को टैबलेट बांटा और 211 करोड़ का लोन वितरण किया। फिर 18 अगस्त को मिल्कीपुर और अयोध्या में 5,574 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए, 3,415 छात्रों को टैबलेट बांटा। 22 अगस्त को मीरापुर गए और मुजफ्फरनगर, वहां 5,000 नियुक्ति पत्र बांटे, 30 करोड़ का ऋण वितरण किया और 158 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण कर दिया। 28 अगस्त को खैर और अलीगढ़, यहां 1,500 से ज्यादा टैबलेट बांटे गए और 5,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र। 35 करोड़ से ज्यादा का ऋण वितरण हुआ और 705 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। 29 अगस्त को सीसामऊ और कानपुर 8,000 युवाओं में टैबलेट बंटे हैं और रोजगार और लोन मेला लगा। 1,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं और 745 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हो गया। यानी लगातार रोजगार भी बांट रहे हैं, टैबलेट भी बांट रहे हैं, युवाओं से भी संपर्क कर रहे हैं और कानून व्यवस्था की भी बात कर रहे हैं। कानपुर में आज सीएम योगी ने एक और बड़ा ऐलान किया। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार अगले 2 साल में 2 लाख सरकारी नौकरी देने जा रही है। पुलिस में 20% बेटियों को नौकरी मिलेगी जो समाजवादी पार्टी से जुड़े शोहदों का उपचार करेंगी। सुनिए एक बार। अगले 2 वर्ष के अंदर हम 2 लाख सरकारी नौकरी नौजवानों को देने जा रहे हैं। सरकारी नौकरी 2 लाख, मैं जो कह रहा हूं नोट करना, 2 लाख सरकारी नौकरी, जिसमें से 60,200 से अधिक नौजवानों को पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में चालू है। और अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस अगले 2 वर्ष के अंदर 1 लाख नौजवानों की भर्ती करने जा रहा है। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, इसमें से 20% हम केवल और केवल बेटियों को भर्ती करने जा रहे हैं। बेटियों की भर्ती होगी 20%।
बेटियों की भर्ती से ले इस समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो उदंड और उच्छृंखल प्रवृत्ति के सहोदय हैं, इनकी सड़कों पर ठुकाई करने के लिए बेटी जब पुलिस में भर्ती होगी तो वह उसका उपचार करने की स्थिति में होगी। सीएम योगी कोई कसर नहीं छोड़ रहे और इसी बीच एक बड़ा काम यूपी में और हुआ। यूपी में 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदलने का जो प्रस्ताव यूपी सरकार ने दिया था वो प्रस्ताव भी मान लिया गया और अब इन रेलवे स्टेशन के नाम महापुरुषों के नाम पर हो गए। ये सभी 8 रेलवे स्टेशन अमेठी और उसके आसपास के हैं। इनके पहले नाम क्या थे और अब क्या हो गए हैं वो भी सुनिए। जैसे कासिमपुर रेलवे स्टेशन हॉल्ट का नाम अब जायस सिटी होगा। जायस रेलवे स्टेशन का नाम गुरु गोरखनाथ धाम हो गया है। बनी रेलवे स्टेशन का नाम स्वामी परमहंस किया गया है। मिसरौली रेलवे स्टेशन का नाम मां कालिका धाम हुआ है। निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम महाराजा बिजली पासी रखा गया है। अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम मां अहरुआ भवानी धाम रखा हुआ है। वारिसगंज हॉल्ट का नाम अमर शहीद भाले सुल्तान हुआ है। फुर्सतगंज का रेलवे स्टेशन का नाम तपेश्वर नाथ धाम कर दिया गया है। इन सारे स्टेशन के नाम बदलने की मांग पुरानी है। केंद्र सरकार ने नाम बदलने का प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया है। अमेठी की पूर्व सांसद और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने इसके लिए सरकार को धन्यवाद भी किया। यह योगी सरकार में ही संभव है कि पौराणिक जगहों और महापुरुषों के नाम पर रेलवे स्टेशन के नाम रखे जा रहे हैं। इसके जरिए सीएम योगी ने हिंदुत्व और हिंदू एकता का मैसेज दिया, जिसका जिक्र सीएम योगी ने किया था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। एक तरफ सीएम योगी हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं इंडी गठबंधन को अपना सियासी फायदा इसी में दिखता है कि वो जाति की राजनीति करें। यूपी उपचुनाव में अब राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई और राहुल गांधी आजकल ओबीसी दलित कार्ड खेल रहे हैं। इसी में राहुल गांधी ने आज सीएम योगी को एक चिट्ठी लिख दी, जिसमें रायबरेली के रहने वाले एक दलित युवक के मर्डर का मुद्दा उठाया और आरोपियों की गिरफ्तारी न होने को लेकर सवाल खड़े किए। राहुल ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि राजनीतिक संरक्षण की वजह से हत्या के मुख्य आरोपी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी गिरफ्तारी न होने से पीड़ित दलित समाज में भय का माहौल है। अत्यंत गरीब शोषित दलित परिवार को न्याय से वंचित रखा जा रहा है। राहुल ने लिखा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जल्दी आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। राहुल गांधी दलित युवक का मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इसमें राहुल गांधी को फायदा दिख रहा है। अखिलेश यादव का मुस्लिम यादव वोट बैंक के साथ राहुल गांधी दलितों को भी जोड़ना चाहते हैं। इंडी गठबंधन को लगता है कि अगर मुस्लिम यादव और दलित वोट बैंक मिल गया तो योगी को हराया जा सकता है, लेकिन योगी जिस अंदाज में दिख रहे हैं उससे इंडी गठबंधन को तगड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। लोग तो यह भी पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी को यह दर्द कोलकाता की पीड़िता के लिए क्यों नहीं जागा और उन्होंने ममता बनर्जी को चिट्ठी क्यों नहीं लिखी, लेकिन चल रहा है काम। पाठशाला में अब अगली क्लास। यूपी का आदमखोर भेड़िया जिसकी देश भर में चर्चा है, वो कैसे पकड़ में आ गया, उसकी पूरी डिटेल सुनिए। और बड़ी बात सुनिए, आधा भेड़िया आधा इंसान, भेड़ियों को लेकर ऐसी खबर उड़ी कि हड़कंप मच गया। सच क्या निकला, अब इसका चैप्टर देखिए। यूपी में भेड़ियों के आतंक के बारे में हम आपको पाठशाला में लगातार हर अपडेट दे रहे हैं। आप देखिए, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में आए तो किस तरह बहराइच में भेड़ियों के आतंक का काउंटडाउन शुरू हो गया। जिस बहराइच में पिछले 1.5 महीने से लोग आदमखोर भेड़ियों के खौफ से घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, जहां के 35 गांव की 70,000 से ज्यादा आबादी भेड़ियों के लगातार हो रहे हमलों से सहमी हुई थी, लोग रात रात भर जागकर पहरा दे रहे थे, वहां के लोगों को आज बड़ी राहत मिली। इलाके में आतंक के पर्याय बन चुके आदमखोर भेड़ियों के झुंड के एक भेड़िए को आज वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। यह आदमखोर भेड़िया किस तरह वन विभाग के बिछाए जाल में फंसा, उसकी एक एक डिटेल आज आपको बताऊंगा। लेकिन ये उन्हीं आदमखोर भेड़ियों में से एक को आप देख रहे हैं जो पकड़ा गया है और जो बच्चों को मार के खा रहा था। सबसे पहले पिंजड़े में बंद हो चुके आदमखोर भेड़िए की तस्वीरें देखिए। इस भेड़िए को बेहोशी का इंजेक्शन देकर पकड़ा गया। और जब पिंजड़े में इस भेड़िए को होश आया तो ये बाहर आने के लिए छटपटाने लगा। भेड़िए ने अपने नुकीले दांतों से पिंजड़े की जाली को काटने की भी कोशिश की। ये देख रहे हैं कैसे जाली काटने का प्रयास कर रहा है। आप इसे देखकर ही अंदाजा लगाइए कि यह कितना खतरनाक है, क्योंकि जब पिंजड़े में बंद भेड़िया इस तरह से आक्रामक है तो बाहर होगा तो ये क्या ही कर रहा होगा। देखने में यह भेड़िया किसी कुत्ते की कदकाठी का लग रहा है। एक बार के लिए देखे तो लगेगा कुत्ता है, लेकिन यह भेड़िया उस झुंड का हिस्सा है जिसने बहराइच के गांव में बच्चों समेत 8 लोगों को अपने नुकीले दांतों से नोच डाला। कई लोग घायल हुए, कई मर गए। और इस आदमखोर भेड़िए का खौफ ऐसा था कि ट्रैंकुलाइजर के जरिए, यानी ट्रैंकुलाइज करके, बेहोश करके
उसको पकड़ने का प्रयास हुआ, तो उसके बावजूद बेहोश हो गया, उसके बावजूद लोग इसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। पूरी तरह बेहोश होने तक लोगों ने मिलकर मोटे मोटे डंडों की मदद से उसे दबाए रखा। जब यह पक्का हो गया कि भेड़िया बेहोश हो चुका है, तब जाकर उसे पिंजड़े में डाला जा सका। इतना खौफ था इस भेड़िए। बहराइच से पकड़े गए आदमखोर भेड़िए को आगे की जांच के लिए गोरखपुर के जू में भेज दिया गया है। पहले जरा ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की यह रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि 35 से ज्यादा गांव में आतंक मचा रहे इस आदमखोर भेड़िए को वन विभाग की टीम ने पिंजड़े में कैसे बंद किया। एक भेड़िए को शिकंजे में ले लिया गया है, उसके अलावा 2 भेड़िए और भी हैं जिनके लिए तलाश की जा रही है, जिनको शिकंजे में पकड़ने की लगातार ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से ये ऑपरेशन जो अभी भी जारी है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि मौसम थोड़ा सा खराब है, बारिश होने की आशंका है और तेज बारिश और मौसम की वजह से संभव है कि इसको कुछ देर के लिए ब्रेक किया जाए, क्योंकि अभी जिस तरह के हालात हैं वैसे में इस पूरे ऑपरेशन को कंडक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से तेज बारिश और हवाएं तेज चल रही हैं, ऐसे में ड्रोन को उड़ा पाना मुश्किल है। जो थर्मल स्कैनिंग ड्रोन इस्तेमाल की जा रही है वो मुश्किल है। ये देखिए जो गाड़ियां थी जो ऑपरेशन में गई थी वो अब वापस लौट रही है, इसमें जाल रखा हुआ है। अच्छा, ये भी जान लीजिए कि बहराइच के 35 से ज्यादा गांव में आतंक मचा रहे इस आदमखोर भेड़िए को वन विभाग की टीम ने कैसे पिंजड़े में बंद किया और अभी और कितने भेड़िए बचे हुए हैं। दरअसल बीती रात इलाके में भेड़िए की सटीक लोकेशन का पता लगने के बाद वन विभाग की टीम ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया। भेड़िए को पकड़ने के लिए उसकी घेराबंदी की गई और उसके भागने के लिए सिर्फ एक गलियारा छोड़ा गया। कहां जाओगे अब बताओ। इसके बाद पटाखे जलाकर भेड़िए को दौड़ाया गया। जैसे ही भेड़िया वन विभाग की टीम ने बनाए गलियारे में पहुंचा, वहां पहले से तैनात एक्सपर्ट की मदद से उसे ट्रैंकुलाइज कर दिया गया, यानी बेहोश कर दिया गया। भेड़िए के बेहोश होने के बाद उसे पकड़कर पिंजड़े में शिफ्ट किया गया। इस पूरे ऑपरेशन पर वन विभाग के अधिकारियों ने क्या कहा है वो भी आपको सुनाता हूं, आगे सुनाऊंगा। लेकिन आज जिस भेड़िए को पकड़ा गया, यह वन विभाग की पकड़ में आने वाला पहला भेड़िया नहीं। इससे पहले भी बहराइच के गांव से 3 खूंखार भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। 3 अगस्त को एक मादा भेड़िए को पकड़ा गया था। 8 अगस्त को एक नर भेड़िए को वन विभाग की टीम ने पकड़ा था। 18 अगस्त को एक और मादा भेड़िया को पकड़ा गया था और आज चौथे भेड़िए को पकड़ने में कामयाबी मिली है, यानी 4 भेड़िए पकड़ में आ चुके हैं। हालांकि बहराइच के लोगों की टेंशन अभी भी बनी हुई है, क्योंकि 2 भेड़िए अब भी उनके गांव के आसपास आजाद घूम रहे हैं। लेकिन इस आदमखोर भेड़िए के पकड़े जाने को वन विभाग के अधिकारी बड़ी कामयाबी बता रहे हैं और वन विभाग के अधिकारियों ने जल्द ही बाकी बचे भेड़ियों के भी पकड़े जाने की उम्मीद जताई। सुनिए अधिकारियों को। आज का दिन सच में बहुत सक्सेसफुल दिन हम इसे मानेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ पे भेड़िए का आतंक था, वो बहुत सारे बच्चों को वो मार रहा था। तो आज हम लोगों ने एक भेड़िए को पकड़ लिया है और उसमें जो डीएफओ बहराइच है अजीत, वो और उनकी टीम साथ में लगी थी और हम लोगों ने भेड़िए को बहुत सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है और बहुत जल्दी हम उसको यहाँ से इसी जू में ट्रांसफर कर। भेड़िए अभी तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, 2 भेड़िए हैं जो अभी रिमेनिंग है, उनको भी पकड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। लगा करके पटाखे लगा करके हमने उसको एक गैलरी दी जहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब पहले से मौजूद थे। वो यहाँ से निकला और डॉक्टर साहब ने इसको ट्रैंकुलाइज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे पिंजड़े में इसको बंद कर दिया और फिर पिंजड़े में ला करके। आज बहराइच में जिस आदमखोर भेड़िए को वन विभाग की टीम ने पकड़ा है, वो बहराइच में आतंक मचा रहे भेड़ियों के झुंड का लीडर बताया जा रहा है। ये जो दिख रहा है भाई, ये वाला नहीं, इसके पहले वाला, ये तो प्रतीकात्मक है। इसके पहले वाला ये जो देखने में कुत्ता जैसा लग रहा है, ये लीडर है इनका। दरअसल भेड़ियों को झुंड में शिकार करने वाला जानवर माना जाता है। भेड़िए झुंड में रहकर किस तरह शिकार करते हैं उसके बारे में भी आपको बताता हूं। भेड़ियों के झुंड में 5 से 12 तक मेंबर होते हैं और कुछ झुंड में 20 से 30 तक भेड़िए हो सकते हैं। भेड़ियों के इस झुंड का एक लीडर होता है जिसे अल्फा मेल कहा जाता है। यह अल्फा मेल अपने झुंड का सबसे खूंखार शिकारी होता है, जो झुंड में सबसे ताकतवर और शातिर भी होता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अल्फा के इशारे पर ही भेड़ियों का झुंड किसी शिकार पर हमला करता है। लेकिन बहराइच में जो भेड़िया पकड़ा गया, शुरुआती जांच के बाद कहा जा रहा है कि वो पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। और कल ही पाठशाला में हमने आपको बताया था कि एक स्वस्थ भेड़िया इंसानों पर हमला करे, इसका चांस बहुत कम होता है।
ऐसे में एक थ्योरी यह भी चल रही है कि स्वस्थ नहीं होने की वजह से यह भेड़िया शिकार नहीं कर पा रहा होगा और बच्चों का शिकार करना उसे आसान लगा होगा और बच्चे का खून मुंह में लगने के बाद वो आदमखोर बन गया। हालांकि वन विभाग की टीम का कहना है कि भेड़िए से लिए गए डीएनए सैंपल की जांच के बाद ही आदमखोर होने की पुष्टि हो पाएगी। एक तरफ बहराइच में आतंक मचा रहे सबसे खूंखार भेड़िए को पकड़ लिए जाने का दावा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बहराइच के गांव में अब भी भेड़िए दिखने से लोग टेंशन में। ये देखिए, इससे पहले रात के वक्त गश्त कर रहे लोगों को भी खेतों में भेड़िया दिखाई दिया, जिसके बाद उन्होंने हल्ला मचाना शुरू कर दिया और भेड़ियों को गांव में घुसने से रोक दिया। देखिए वहां क्या हुआ। यानी चूंकि अभी सारे भेड़िए नहीं पकड़े गए हैं तो संकट भी खत्म नहीं हुआ, टला है बस। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब यूपी के किसी इलाके में भेड़ियों के हमलों से आतंक मचा। वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट और इन मामलों के जानकारों के मुताबिक भेड़ियों के इसी तरह के हमले साल 1996 में यूपी के जौनपुर, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ के अलग अलग इलाकों में भी हुए थे। उस वक्त इन इलाकों में करीब 40 गांव में भेड़ियों के हमलों में 33 लोगों की मौत हुई, उसमें भी ज्यादातर बच्चे ही शामिल थे। उस दौरान यह अफवाह भी फैल गई थी कि कोई वेयरवुल्फ यानी आधा इंसान और आधा भेड़िया बच्चों को उठाकर ले जा रहा है। हालांकि बाद में सर्च ऑपरेशन के दौरान 10 भेड़िए मारे गए और साबित हो गया कि यह भेड़ियों का ही अटैक था, कोई आधा भेड़िया आधा इंसान नहीं था। लेकिन बहराइच के मामले में ऐसा लगता है कि अकेला जानवर हमला कर रहा है, ये किसी जानवरों के झुंड का हमला नहीं लगता, क्योंकि बहराइच में जितने भी शव मिले हैं उनमें शरीर के कुछ एक पार्ट्स पर हमला दिख रहा है और अगर ये अटैक भेड़ियों के झुंड ने किया होता तो वो अपने स्वभाव के मुताबिक शरीर के हर हिस्से पर अटैक करते और शरीर के ज्यादातर हिस्से को नोचकर अलग कर देते। ये एक्सपर्ट्स मानते। अब बहराइच में भेड़ियों के आतंक की वजह भी आपको समझनी जरूरी है। कैसे भेड़िए बहराइच के गांव तक पहुंचे और उन्होंने इंसानों, खास तौर पर बच्चों पर हमले करने शुरू कर दिए। एक्सपर्ट्स का इसको लेकर भी मानना है कि बहराइच पड़ोसी देश नेपाल के पहाड़ी इलाकों से सटा हुआ है, जहां भेड़िए बड़ी संख्या में और बहराइच और इसके आसपास के इलाके में लोग जंगली कुत्तों के साथ ही भेड़ियों के बच्चे भी पालते हैं, जिन्हें बड़े हो जाने के बाद जंगल में छोड़ दिया जाता है। इंसानों के बीच काफी वक्त बिताने की वजह से इन भेड़ियों में इंसानों का डर खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से ये बेखौफ होकर रिहायशी इलाकों में आसानी से घुस जाते हैं। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि भेड़िए ज्यादातर पिछड़े इलाकों में ही हमले करते हैं। पिछड़े इलाके इसलिए क्योंकि वहां पर आबादी कम होती है, घर दूर दूर बने होते हैं, कोई मदद के लिए नहीं आ पाता। इन इलाकों में भेड़ियों के लिए आसान शिकार भी मिल जाते हैं, जिसकी वजह से भेड़िए भूख मिटाने के लिए आसान टारगेट चुनते हैं और बच्चों को निशाना बनाते हैं। पाठशाला में हमने आपको बताया था कि एक बार इंसानी खून की लत लग जाए तो ये भेड़िए आदमखोर हो जाते हैं। हालांकि सिर्फ यूपी ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी भेड़िए आतंक मचा चुके हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 तक यूपी के संभल में भेड़ियों ने आतंक मचाया। इस दौरान भेड़ियों के हमलों में 2 बच्चों की मौत हुई। दिसंबर 1985 से जनवरी 1986 के बीच मध्य प्रदेश के आष्टा में 6 भेड़ियों का आतंक फैल गया। भेड़ियों के हमले में 17 बच्चों की जान गई थी। इसी तरह फरवरी 1981 से अगस्त 1981 के बीच झारखंड के हजारीबाग में 5 भेड़ियों ने आतंक मचा रखा था। वहां भेड़ियों के हमलों में 13 बच्चों की जान गई थी। यानी भेड़ियों ने जब जब आतंक मचाया है, बच्चों को ही शिकार बनाया है। और अब आधा संकट खत्म हुआ है, आधा बचा है। 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन खतरा सिर्फ भेड़ियों का नहीं, समाज में ऐसे लोगों का भी है जिन्हें आपकी जान की परवाह नहीं, क्योंकि उन्हें पैसा कमाना। पाठशाला में अगली क्लास, आप भी फलों का वो जूस तो नहीं पी रहे जो सीधा मौत के मुंह में पहुंचा देता है। मार्केट में आई नकली सरसों, नकली लहसुन आपके घर भी तो नहीं पहुंच चुकी है। देखिए चल।